हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मूल अधिकार देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अधिकार क्या होता है। मूल अधिकार जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि अधिकार क्या होते हैं, अधिकार किसे कहते हैं। तो अधिकार अधिकार मनुष्य के वे तार्किक दावे हैं जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक हैं तथा जिन्हें मनुष्य समाज राज्य द्वारा मान्यता मिली होती है। तो अधिकार क्या है? मनुष्य की एक तार्किक दावे होते हैं जिससे क्या होता है, व्यक्ति जो है अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। ठीक है, जो कि परम आवश्यक होता है, बहुत ही जरूरी होता है। मनुष्य समाज और राज्य द्वारा मान्यता मिलती है, जिससे क्या होता है, उस अधिकार के लिए मनुष्य को जो है समाज और राज्य से मान्यता मिलती है। अधिकार तभी संभव है जब व्यक्ति का स्वयं के लिए किया हुआ दावा दूसरों पर भी समान रूप से लागू हो। तो अधिकार तभी संभव है जब अगर यदि वो किसी चीज के लिए दावे करता है, अधिकार के लिए दावा करता है, तो वही सेम जो अधिकार है वो क्या है, दूसरों के लिए भी अधिकार होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसके लिए वो जरूरी है लेकिन दूसरों के लिए वह जरूरी नहीं है, लागू नहीं होना चाहिए। तो जो चीज सभी के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। तो अधिकार कब संभव है? जब अगर यदि व्यक्ति स्वयं के लिए कोई चीज चाहता है, उसको अधिकार मिलना चाहिए, तो दूसरों को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। लोकतंत्र में अधिकारों की एक विशेष भूमिका भी है। यह इस बात की व्यवस्था करता है कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करे। तो लोकतंत्र में क्या है, अधिकार की एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे क्या होता है कि उस कंट्री में या देश में क्या है, अगर यदि बहुसंख्यक जो अधिक संख्या में जो है, जिस जाति की संख्या होती है, उसकी जो है व्यवस्था मनमानी ना हो। ठीक है, मनमानी ना हो इसलिए क्या है, लोकतंत्र में अधिकार की एक विशेष भूमिका होती है। नहीं तो जो बहुसंख्यक हो गए वो क्या करेंगे, जो अल्पसंख्यक हो गए उस पर दबाव डालेंगे। तो दबाव ना डाले, मनमानी नहीं कर सके, इसलिए क्या है, लोकतंत्र में अधिकार बहुत ही जरूरी होता है। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के अधिकार लिखित रूप से दर्ज होते हैं। तो अधिकांश जो लोकतांत्रिक देश होता है या कंट्री होता है, उसमें क्या है, नागरिकों का अधिकार जो है लिखित रूप में होता है। जैसे हम लोग का भारत, अमेरिका, ये सब में क्या है, लिखित रूप से दर्ज होता है अधिकार। संविधान में क्या है, ये अधिकार जो है वो लिखित है। मौलिक अधिकार सामान्यतः संविधान में सम्मिलित तथा राज्य द्वारा मान्यता प्रदान किए गए अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार क्या होता है? वैसे अधिकार जो क्या होता है, सम्मिलित संविधान में दर्ज होता है, संविधान में लिखित रूप से या तो अलिखित रूप से दर्ज होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि संविधान द्वारा मान्यता प्रदान किया जाता है। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिकार मानव के कल्याण, विकास, गरिमा एवं सुरक्षा की गारंटी प्रदान करते हैं। तो इसको मौलिक अधिकार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है, ये अधिकार जो है मानव के कल्याण, विकास और गरिमा की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। और ये गारंटी कौन देता है? आप लोग का जो भारत में हो क्या है, सुप्रीम कोर्ट इसका गारंटी देता है, इसलिए उसे भारत का जो है मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, मतलब मूल अधिकार को। ये हम लोग आगे देखेंगे। ये अधिकार बुनियादी मानव अधिकार है। तो मौलिक अधिकार क्या है? बुनियादी मानव अधिकार है। मनुष्य होने के कारण हमें इन अधिकारों के उपभोग का अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है? बुनियादी मानव अधिकार है, और ये जो है मनुष्य होने के कारण इसको हमको अधिकारों का उपभोग करने का अधिकार होता है। ये अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं और उनकी सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया है। मौलिक अधिकार जो है संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, हम लोग का जैसे संविधान है उसमें लिखित रूप से इसमें प्रदान किया गया है, और उनकी सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रभावशाली प्रक्रिया के अनुसार उनकी सुरक्षा का आश्वासन स्वयं संविधान द्वारा दिया गया है। तो ये जो मौलिक अधिकार है, इसका प्रवर्तन के लिए प्रभावशाली प्रक्रिया के अनुसार क्या है, इसकी सुरक्षा का आश्वासन स्वयं संविधान द्वारा दिया गया है। यदि इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो नागरिकों को न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार है। तो अगर यदि मौलिक अधिकार, मूल अधिकार का अगर यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए डायरेक्ट क्या है, न्यायालय में डायरेक्ट, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है या तो हाई कोर्ट भी जा सकता है। बाकी जो होता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार नहीं होता, लेकिन मौलिक अधिकार के मामले में डायरेक्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है इसके लिए।
मौलिक अधिकार मूल इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति की चहुमुखी विकास के लिए अति आवश्यक है। तो मौलिक अधिकार क्या है? व्यक्ति को जो है चहुमुखी विकास के लिए क्या है, विकसित होने में सहायता करता है। चहुमुखी विकास यानी कि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक, ठीक है। भौतिक रूप से, बौद्धिक रूप से और नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए क्या करता है, व्यक्ति को अवसर प्रदान करता है मौलिक अधिकार। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मौलिक अधिकार जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस प्रकार इसका जो है किस कंट्री में स्टार्ट हुआ और कैसे ये आगे बढ़ा मौलिक अधिकार, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके इतिहास के बारे में, मौलिक अधिकार के इतिहास के बारे में। तो यहाँ देखिए, मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ। तो सबसे पहले जो है मौलिक अधिकार का विकास कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में इनका विकास तब हुआ जब ब्रिटेन की जनता ने 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन को प्राचीन स्वतंत्रता की मान्यता प्रदान करने हेतु मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज। तो ब्रिटेन में ये कब मिला, मान्यता कब मिला? जब क्या है 1215 ईस्वी में जो सम्राट जॉन थे उसको प्राचीन स्वतंत्रता की मान्यता प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। उस पर, ठीक है, लिखित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके पश्चात 1689 ईस्वी का अधिकारों का विधेयक एक अन्य दस्तावेज है जिसमें ब्रिटिश सम्राटों द्वारा समय समय पर ब्रिटिश जनता को दिए गए अधिकारों का उल्लेख किया गया। तो यहाँ पे क्या है, उसके पश्चात जो है 1689 ईस्वी का जो अधिकार है उसमें विधेयक का एक अन्य दस्तावेज है जिसमें ब्रिटिश सम्राट द्वारा समय समय पर किया गया जनता को दिए गए अधिकारों का उल्लेख किया गया। यहाँ पे तो हस्ताक्षर कराया गया कब? 1215 में, जो वहाँ के सम्राट थे जॉन, सम्राट जॉन, उसको हस्ताक्षर कराया गया। और उसके बाद 1689 ईस्वी का जो विधेयक है उसके तहत क्या है, समय समय पर क्या होता है, जो वहाँ का शासक होता है वो क्या करता है, जनता को अधिकारों का उल्लेख करता है समय समय पर। विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का रूप संदेश सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति ने दिया। तो विश्व को जो है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश जो है सर्वप्रथम फ्रांस की जो क्रांति है उसे मिला, ठीक है, फ्रांस की क्रांति ने दिया। 1789 ईस्वी में फ्रांस के संविधान में मानवीय अधिकारों, मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा को संवैधानिक मान्यता देने की शुरुआत की गई। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस के संविधान में मानवीय अधिकारों को संवैधानिक मान्यता दिया गया। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान 1791 ईस्वी में संविधान संशोधन के द्वारा बिल ऑफ राइट्स को जोड़कर किया गया। और ये जो है संविधान में कब किया गया? 1791 ईस्वी में किया गया वहाँ पे मौलिक अधिकारों का प्रावधान। और इसको जो संशोधन किया गया संविधान में उसको बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स को जोड़कर किया गया। अब देखते हैं हम भारत में मौलिक अधिकार, भारत में किस प्रकार मौलिक अधिकार स्टार्ट हुआ। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत स्वराज विधेयक में की गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं मौलिक अधिकारों की मांग जो है सबसे पहले भारत में 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में की गई थी। इसके पश्चात 1925 के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, ठीक है, उसके बाद जो है 1925 का जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी इसके बारे में जिक्र किया गया था, मांग किया गया था। उसके बाद जो है वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू की जो नेहरू रिपोर्ट कमेटी थी, नेहरू कमेटी रिपोर्ट में इनकी चर्चा की गई, ठीक है। मौलिक अधिकारों के बारे में 1995 ईस्वी में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने जो स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था उसमें इसकी मांग की गई थी। उसके बाद 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया में इसके बारे में जिक्र किया गया था और 1928 में मोतीलाल नेहरू की नेहरू कमेटी रिपोर्ट में भी इसके बारे में चर्चा की गई थी। आगे देखते हैं हम लोग वर्ष 1932-33 में भारतीय संवैधानिक सुधारों से संबंध संयुक्त समिति के समूह नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन का स्मरण पत्र सप्रू कमेटी के समूह एम वेंकटरमैया का मेमोरेंडम तथा स्वयं सप्रू कमेटी 1945 में द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार यहाँ पे जो है देख सकते हैं 1932-33 में क्या है, भारतीय संवैधानिक सुधारों के संबंध में संयुक्त समिति के समूह नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन का जो स्मरण पत्र था, स्मरण पत्र और सप्रू कमेटी का जो समूह
एम वेंकटरमैया का मेमोरेंडम तथा स्वयं सप्रू कमेटी ने 1945 में इसको प्रस्तुत किया था, जिसमें विभिन्न मौलिक अधिकारों का क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे नेताओं ने यह संकेत दिए थे कि स्वतंत्र भारत में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। तो जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें जो राजनेता थे उन्होंने संकेत दिए थे कि अगर स्वतंत्र भारत होगा तो उसमें नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। मौलिक अधिकारों की आवश्यकता या महत्व, मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता न केवल व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है बल्कि देश में लोकतंत्र के विकास के लिए भी आवश्यक है। तो जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि देश की लोकतांत्रिक विकास के लिए भी आवश्यक है। जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा तभी वो क्या होगा, अपने जो है स्वतंत्रता के आधार पर वो कोई भी काम कर सकता है। तो मेंटली या फिजिकली वो स्ट्रोंग रहेगा, जिससे क्या होगा, तब क्या होगा, एक अच्छी लोकतंत्र देश बन सकता है, विकास हो सकता है, एक अच्छी लोकतंत्र देश विकास हो सकता है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार प्राप्त है। तो लोकतंत्र में जो है सभी को क्या है, वोट देने या चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। तो किसी को भी इसमें जो है प्रतिबंध नहीं रहता है कि वो चुनाव लड़े, जो चाहे वो चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते कि उसमें किसी प्रकार की जो केस हो गया या जो उसका जो योग्यता होता है वो होना चाहिए। लोकतंत्र में इन अधिकारों की एक विशेष एवं महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतंत्र में क्या होता है, ये जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसका विशेष भूमिका होता है, महत्वपूर्ण होता है। ये बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। तो ये क्या करता है, अधिकार जो क्या करता है, बहुसंख्यक अगर यदि कोई विशेष जाति अगर यदि बहुत ज़्यादा है और कोई जाति बहुत कम है, अल्प संख्या में है, तो उसकी ये क्या करता है, रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त ये सरकार को नागरिकों के विरुद्ध कार्य करने से रोकता है। मौलिक अधिकार क्या करता है, सरकार को नागरिक के विरुद्ध कार्य करने के लिए रोकता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर यदि कोई संसद में अगर यदि कोई बिल पास कर गया, कोई विधेयक बनाएगा, अगर मौलिक अधिकार से रिलेटेड उसमें हनन हो रहा है मौलिक अधिकार, तो उसको फिर उसके जो है सुप्रीम कोर्ट में केस होता है और वो बच जाता है। जैसे कि कृषि विधेयक, नया कृषि विधेयक आया था, ठीक है, वो क्या हो गया, बाद में वो उसको रद्द कर दिया गया। इनका उल्लंघन होने पर उपचार सुनिश्चित करते हैं। तो अगर यदि इसका मौलिक अधिकार का अगर यदि उल्लंघन होता है तो उसका उपचार किया जाता है। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में होते हैं। तो अधिकांश जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होता है उसमें नागरिकों का जो अधिकार होता है उस संविधान में लिखित रूप में होते हैं। मौलिक अधिकार एवं अन्य अधिकारों में अंतर, मौलिक अधिकार और जो अन्य अधिकार है उसमें अंतर। मौलिक अधिकार एवं अन्य अधिकारों में निम्न अंतर है। साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, जबकि मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। तो जो साधारण अधिकार होता है उसको लागू करने के लिए कानूनों को सहारा लेना पड़ता है, लेकिन मौलिक अधिकार को गारंटी जो है संविधान द्वारा मिला होता है। मौलिक अधिकार को क्या है, उसके जो मौलिक अधिकार का गारंटी और सुरक्षा स्वयं संविधान से। तो मौलिक अधिकार को गारंटी और सुरक्षा कहाँ से मिलता है, संविधान से मिलता है। लेकिन जो साधारण कानून होता है उसको लागू करने के लिए साधारण कानून का आवश्यकता पड़ता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, किंतु मौलिक अधिकार में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो अगर यदि क्या है, सामान्य कानून को संसद क्या कर सकता है, कानून बनाकर बदल सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार को कानून बनाकर परिवर्तित नहीं कर सकता है। इसमें जो है संविधान का संशोधन, वो भी विशेष बहुमत से, ठीक है, प्राप्त करके इसमें संशोधन किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार का कोई भी अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो इसके अतिरिक्त क्या है, सरकार जो है ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता है जिससे क्या होगा, मौलिक अधिकारों का हनन हो या उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो। मौलिक अधिकारों की संवैधानिक स्थिति, मौलिक अधिकार की संवैधानिक स्थिति आप देखते हैं। यहाँ तक तो हम लोग बेसिक जाने, यहाँ से जो है मौलिक अधिकार की मतलब एग्जाम में आने के दृष्टिकोण से यहाँ से डिटेल्स में रहेगा। तो ये देखिए किस प्रकार है, इसको समझना जरूरी है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है।
मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो संविधान के जो भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है और जो संविधान के भाग 3 है उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। जो मूल भारतीय संविधान था उसमें कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु वर्तमान समय में संविधान द्वारा नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यहाँ पे कुल कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें क्या है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ये 6 कौन कौन सा है देख लेते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो वर्तमान में ये 6 अधिकार मिला है। कौन कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके बारे में आगे लोग डिटेल से जिक्र करेंगे ये सभी अधिकार के बारे में। और यहाँ पे जो है एक था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या हो गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 7वां अधिकार जो था उसको हटा के दिया गया। उल्लेखनीय है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की एक श्रेणी संपत्ति के अधिकार का भी प्रावधान था, किंतु संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको हटा के क्या गया? 300 का के अंतर्गत इसको एक जो है कानूनी अधिकार के तहत इसको रखा गया है। आगे देखते हैं हम लोग राज्य। ठीक है, राज्य का किस प्रकार से परिभाषा किया है? राज्य यानी कि यहाँ पे जो स्टेट होते हैं वो नहीं, राज्य यानी कि यहाँ पे पूरे देश, कंट्री, भारत का बात होगा। ठीक है, अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार भाग 3 में वर्णित राज्य का अर्थ है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, वैसे क्या है अनुच्छेद 3 में भी जो है राज्य को वर्णित किया गया है। उसी प्रकार क्या है, संघ और राज्य सरकारों के विधायी और अधिकारी अंग तथा सभी स्थानीय स्वशासन से संबंधित संस्थाओं के संवैधानिक तथा गैर संवैधानिक प्राधिकरणों को शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है संघ और राज्य सरकारों के जितने भी विधायी और अधिकारी अंग है तथा सभी स्थानीय स्वशासन से संबंधित संस्थाओं के संवैधानिक तथा गैर संवैधानिक प्राधिकरणों को शामिल किया जाता है। मतलब जितना भी संसद हो गया, ठीक है, एमएलए हो गया, एमपी हो गया, उसके अलावा जितने अधिकारी है, जितने नौकरशाही है, वो सब क्या है इसके अंतर्गत इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें प्राइवेट एलआईसी हो गया, ये सब भी शामिल किया गया। मौलिक अधिकार ना तो न्यायपालिका की और ना ही शासकीय संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के विरोध प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार ना तो न्यायपालिका और ना ही शासकीय संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के विरोध प्राप्त है। मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित राज्य के विरोध ही प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार क्या है? संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित राज्य के विरोध प्राप्त है। अगर यदि राज्य जो है किसी भी तरह का मौलिक अधिकार का हनन कोई कानून बनाता है तो उसके विरुद्ध उसमें आप जो है हाई कोर्ट में या तो सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ये क्या है, न्यायपालिका, शासकीय संस्था और व्यक्तिगत व्यक्तियों के विरोध ये प्राप्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो राज्य की संस्था का कार्य कर रही हो वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अर्थ में आती है। तो यहाँ देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय के अनुसार क्या है, किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी यानी कि जो प्राइवेट कंपनी होगा या एजेंसी होगा या राज्य की कोई संस्था होगा, ठीक है, राज्य की संस्था का जो कार्य कर रहा है वो सब क्या होगा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अर्थ में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। तो मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां, अगर यदि कोई बिल पास किया जा रहा है, कोई विधि बनाया जा रहा है, तो अगर यदि वो मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उसको क्या किया जाएगा, असंगत किया जाएगा, उसको निष्प्रभावित किया जाएगा। तो उसके बारे में देखिए, संविधान के अनुच्छेद 13 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो किसी मौलिक अधिकारों को समाप्त करती हो या उसमें कोई कमी करती है। तो राज्य जो है अनुच्छेद 13 के अनुसार ऐसी व्यवस्था किया गया है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों को समाप्त हो या उसका कमी हो, उसमें कमी हो यानी कि हनन हो। इस संबंध में एक विवाद यह उत्पन्न हुआ कि जिस विधि द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है क्या अनुच्छेद 13 की व्यवस्था उस पर भी लागू होगा। इसमें
एक विवाद यह उत्पन्न हुआ कि जिस विधि से द्वारा क्या है संविधान में संशोधन किया जाता है, क्या उसमें भी अनुच्छेद 13 की व्यवस्था लागू होगा या नहीं होगा। यानी कि जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो संशोधन करके अगर संशोधन किया जाता है तो उसमें मूल अधिकार में अगर हनन होता है तो उसमें भी क्या है नहीं हो सकता है। तो ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है अगर यदि संविधान संशोधन के तहत अगर यदि संशोधन करके किसी प्रकार का चेंज किया जा रहा है मौलिक अधिकार में तो वो कर सकता है, ठीक है, जो हम लोग आगे देखेंगे। दूसरे शब्दों में यदि किसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किसी मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जाता है या उसमें कमी की जाती है तो क्या ऐसा संविधान संशोधन भी अवैध होगा। यानी कि उसी को दूसरे शब्द में बोला जा रहा है। अगर यदि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किसी मौलिक अधिकार को समाप्त किया जाता है या उसमें कमी की जाती है तो क्या संविधान संशोधन अवैध होगा। तो इससे अवैध नहीं होता। जैसे हम लोग पहले ही उसमें देख चुके हैं कि जैसे संविधान संशोधन करके जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था उसको हटा के अब क्या किया गया है कानूनी प्रक्रिया विधा, ठीक है, उसमें लिया गया है। प्रारंभ में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला 1951 में, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला 1951 में उच्चतम न्यायालय का इस संदर्भ में यह मत था कि अनुच्छेद 13 की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित संविधान संशोधन अधिनियम पर लागू नहीं होगा। तो इसमें क्या था, उच्चतम न्यायालय ने मत दिया था कि अनुच्छेद 13 की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन अधिनियम पर लागू नहीं होगा। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधिया कानून ही आते हैं। इसमें केवल क्या है कानून ही आते हैं बोला, संविधान संशोधन नहीं आते हैं बोला। कुछ समय पश्चात उच्चतम न्यायालय ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार मामला 1967, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अपना दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। ये कब हुआ, जब गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार मामला है करते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 13 द्वारा लगाया गया प्रतिबंध संविधान संशोधन अधिनियम पर भी लागू होगा। इसमें लागू किया गया कि अगर यदि संविधान संशोधन में भी ये क्या होगा लागू होगा, अगर यदि ये मूल अधिकारों का हनन करता है यानी कि उसमें कमी करता है या समाप्त करता है, लेकिन बशर्ते इसमें क्या होना चाहिए मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय की उक्त निर्णय के कारण देश में विवाद उत्पन्न हो गया, जिसका अंत करने हेतु संसद द्वारा वर्ष 1971 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इसलिए क्या किया गया, उसमें विवाद उत्पन्न हो गया। उच्चतम न्यायालय ने पहले क्या किया, उसमें जो है संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा बोला गया अनुच्छेद 13, और बाद में बोल रहा है कि उसमें भी लागू होगा। तो इसके लिए क्या है संसद ने एक संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया 1971 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम में यह प्रावधान स्पष्ट कर दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 13 का प्रबंध संविधान अधिनियम पर लागू नहीं होगा। तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि संविधान के जो अनुच्छेद 13 है वो प्रबंध संविधान अधिनियम यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम पर लागू नहीं होगा। इसके पश्चात 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को उच्चतम न्यायालय में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 मामले में चुनौती दी। तो यहाँ पे क्या किया, अधिनियम पर लागू नहीं होगा ये संसद ने बोल दिया, लेकिन उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को उच्चतम न्यायालय में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार ने 1973 में इसको चुनौती दे दी। उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम की वैधता को बनाए रखा, किंतु साथ ही यह शर्त निर्धारित कर दी कि संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल संरचना को विरोध करे। तो यहाँ पे जो उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पे जो तर्क दिया वो क्या दिया कि संसद संविधान में ऐसी कोई संशोधन नहीं कर सकता जो संविधान की मूल संरचना के विरोध हो। तो उसमें संशोधन कर सकता है, लेकिन उसमें जो है मूल संरचना के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यदि उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि संविधान की मूल संरचना से उसका क्या अभिप्राय है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मूल संरचना से क्या अभिप्राय है, मूल संरचना किसको माना जाए, इसके बारे में वो स्पष्ट नहीं किया गया। संविधान की मूल संरचना के जिन दृष्टांतों का उल्लेख उच्चतम न्यायालय के निर्णय में किया गया वे निम्न अनुसार है। उसके द्वारा जो है मूल संरचना का जो दृष्टांत है वो देखते हैं हम लोग। संविधान की सर्वोच्चता, राज्य का गणतांत्रिक और शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप, संविधान के पंथ निरपेक्ष प्रकृति, विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, ये सब होना चाहिए बोल रहा है। ध्यान देने योग्य बात
यह है कि न्यायालय द्वारा ही प्रत्येक मामले में यह निश्चित किया जाएगा कि कोई विधि संविधान की मूल संरचना के अनुरूप है अथवा नहीं है। तो इसके बारे में क्या है, कोई ये जो है न्यायालय द्वारा, ठीक है, प्रत्येक मामले में न्यायालय द्वारा निश्चित किया जाएगा कि कोई भी जो विधि है संविधान की मूल संरचना के अनुरूप है या नहीं है। मूल अधिकार से संबंधित वैधानिक सिद्धांत, मूल अधिकार से संबंधित जो वैधानिक सिद्धांत है उसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शामिल मूल अधिकारों से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो शामिल मूल अधिकार है वो क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। भावी परावर्तन का सिद्धांत, भावी परावर्तन, मूल अधिकार का प्रभाव भूत लक्ष्य नहीं होगा, यानी कि मूल अधिकार अगर यदि तो उसमें जो परिवर्तन किया जा रहा है तो वो पहले से नहीं होगा, जिस समय लागू कर रहा है, चेंज कर रहा है उसी समय से होगा, ये ना कि वो पिछला टाइम से होगा। संविधान के परावर्तन के पूर्व प्रावृत्त विधियों पर मूल अधिकारों का प्रभाव उस स्थिति से होगा जिस स्थिति से मूल अधिकार लागू होगा, यानी कि मूल अधिकार में अगर यदि कोई प्रभाव होगा, विधि में चेंज किया जाएगा तो वो जिस तिथि पे किया जाएगा उसी तिथि से लागू होगा, ना कि उससे पहले से लागू होगा। इसको बोला जाता है भावी परिवर्तन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत, यहाँ पे देखते हैं आच्छादन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संविधान के प्रवर्तन के पूर्व भारत में प्रावृत्त विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत या विरुद्ध है समाप्त नहीं होती है बल्कि निष्क्रिय हो जाती है और ऐसी विधियां मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती है। तो आच्छादन सिद्धांत क्या हुआ, अगर यदि मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन संशोधन करके परिवर्तन किया जाता है तो उससे पहले जो कानून रहेगा, जो अधिकार रहेगा, जो असंगत या विरुद्ध है, वो क्या होगा, समाप्त नहीं होता है बल्कि निष्क्रिय हो जाता है और ऐसे विधियां मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती है। पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत देखते हैं। यदि राज्य द्वारा निर्मित किसी विधि का कोई भाग मूल अधिकार से असंगत है तो उसके उस भाग को शून्य घोषित किया जाएगा, ना कि संपूर्ण विधि को। तो अगर यदि क्या है, पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, यदि राज्य द्वारा निर्मित किसी विधि का कोई भाग, तो राज्य द्वारा अगर यदि राज्य द्वारा निर्मित किया गया कोई भी विधि, ठीक है, विधि का अगर यदि कोई एक भाग जो है मूल अधिकार को असंगत कर रहा है तो उस एक भाग को ही क्या किया जाएगा, शून्य किया जाएगा, ना कि पूरा विधि को किया जाएगा। अद्वितीय जन, ठीक है, अद्वितीय जन का सिद्धांत, अद्वितीय जन का सिद्धांत, अद्वितीय जन का सिद्धांत मूल अधिकारों के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वह मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। इसमें क्या है, कोई व्यक्ति को अगर यदि मूल अधिकार प्रदान किया गया है तो वो उसको त्याग नहीं सकता है। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, अब हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, समता का अधिकार, समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 टू 18 में समता का अधिकार का जिक्र किया गया है। तो हम लोग आगे इसको डिटेल में देखेंगे। कानून के समक्ष समानता, समता के अधिकार में क्या है, कानून के समक्ष समानता होना चाहिए, कानूनों के समान संरक्षण, कानून के समक्ष समानता और कानून सभी का समान रूप से संरक्षण करे। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। दुकानों, होटलों, कुओं, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता। रोजगार में अवसर की समानता, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत। रोजगार में अवसर की समानता, लेकिन इसमें क्या है, कुछ जो है छूट होता है, ठीक है, जैसे एसटी, एससी, महिला हो गया, ओबीसी हो गया, तो ये अपवाद है, ठीक है, इसके लिए कुछ छूट रहता है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार देख ले, स्वतंत्रता का अधिकार में क्या होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19 से हमको जो है 6 स्वतंत्रता प्राप्त होता है, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति का स्वतंत्र, ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार। इसमें कुछ अपवाद है वो हम लोग आगे देखेंगे, जैसे ट्रैवल्स जो एरिया है उसमें है, आप वहाँ पे जमीन वगैरह लेकर वहाँ नहीं बस सकते हैं, तो वो अपवाद है वो हम लोग देखेंगे। कोई भी पेशा, यहाँ पे पैसा नहीं होना चाहिए, पेशा, कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने का अधिकार। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा और दैहिक दैहिक होना चाहिए यहाँ पे,
दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभियुक्तों को सजा पाने वाले लोगों के अधिकार, अभियुक्तों को सजा पाने वाले जो लोगों का अधिकार है वो भी मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है शोषण के विरोध अधिकार, मनाओ दुर्व्यापार, यहाँ पे दुर्व्यापार होना चाहिए, मनाओ दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है, किसी भी बनाव को जो है दुर्व्यवहार, बंधुआ मजदूरी, बेरोजगारी नहीं करा सकते हैं, उस पर रोक होना चाहिए। जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, तो बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, धार्मिक मामलों में अपने तरीके से वो प्रबंधन कर सकते हैं। किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, तो किसी जो है विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी यानी कि कर ले सकते हैं, धर्म के प्रचार करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, लोगों से कर ले सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, तो कुछ जो है शिक्षा संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। संस्कृत और शैक्षिक अधिकार, संस्कृत और शैक्षिक अधिकार, अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है। तो ये हम लोग इतना देख चुके हैं। इसके बाद आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल लिखेंगे, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल जो है 23, 24, 25 इसके बारे में जिक्र करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे हम लोग डिटेल में देखेंगे। जैसे समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, इसके बारे में अनुच्छेद 14 क्या कहता है, 15, 16, 17, 18 ये सब इसके बारे में एक एक करके डिटेल्स में जानेंगे। तो ये हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।